हमारा अगला टॉपिक है वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स और इसके फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अगर हम बात करें वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स यानी कि महिलाओं की स्पोर्ट्स में भागीदारी, तो बहुत पुराने समय से ही फीमेल्स जो है स्पोर्ट्स में या फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती आ रही हैं। अगर हम रामायण महाभारत की बात करें तो उन दौरान भी बहुत सारी महिलाएं अलग अलग तरह की फिजिकल एक्टिविटीज किया करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो फिर वुमेन पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में घटता गया, बहुत अलग अलग कारणों की वजह से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से महिलाएं जो है स्पोर्ट्स नहीं खेल पाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और 20th सेंचुरी आई तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में फिर एकदम से जो है बढ़ता हुआ देखने को मिला। और आजकल तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि महिलाओं की जो भागीदारी है, वुमेन पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स में, वो बढ़े। महिलाओं की पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में बढ़ाने के लिए हमारे इंडिया में खेलो इंडिया स्कीम, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम जैसे प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए जा रहे हैं, यानी कि कोशिश की जा रही है कि वुमेन पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में बढ़े। और आजकल हर देश में महिलाओं का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में बढ़े, इसके लिए काफी सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो भी एनकरेज कर रही है वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा मिले। हमारे देश का संविधान भी यही कहता है कि भाई महिलाओं के साथ या लिंग पर, जेंडर पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आगे के आने वाले कुछ सालों में हम देखेंगे कि वुमेन पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में काफी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जैसे जैसे महिलाओं की भागीदारी स्पोर्ट्स में बढ़ रही है और फीमेल्स को भी एक तरह से हम कह सकते हैं बढ़ावा मिल रहा है कि वो भी स्पोर्ट्स में जाएं। और साथ ही देखिए, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के बाद महिलाओं को और भी बहुत सारे फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ये भी एक तरह से बाकी फीमेल्स को एनकरेज कर रहा है स्पोर्ट्स में आने के लिए। आइए जानते हैं कि अगर महिलाएं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगी तो उन्हें क्या क्या फिजिकल बेनिफिट्स हो सकते हैं। देखिए, पहला तो ये कि उनको लाइफस्टाइल डिसीजेस जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब की शिकायत नहीं होगी अगर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं। तो महिलाओं को बोन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो ओस्टियोपोरोसिस का खतरा महिलाओं को ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल, जिसमें बोन डेंसिटी काफी कम हो जाती है। लेकिन अगर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं तो बोन डेंसिटी अच्छी मेंटेन रहती है, मसल्स काफी मजबूत रहती हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखिए, फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारी कैपिलरीज बढ़ती हैं, ज्यादा ऑक्सीजन का इंटेक होता है, इससे हम जल्दी थकते नहीं हैं, तो महिलाओं को थकान फील नहीं होगी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उनका काफी अच्छा हो जाएगा अगर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं। तो मोटापा देखिए, आजकल ये प्रॉब्लम इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है कि हम खाते पीते हैं लेकिन उसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम है हमारी आजकल की, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है जिससे ओबेसिटी बढ़ रहा है। लेकिन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके ओबेसिटी से हम बचे रह सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, तो चलते समय या दौड़ते समय हमें अपनी बॉडी का बैलेंस बना के रखना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर महिलाएं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं तो उन्हें यह प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस वजह से जब उनकी एज काफी ज्यादा हो जाएगी तो जो गिरने का चांस है वो भी कम हो जाता है, यानी कि उनका बैलेंस अच्छे से बना रहता है। आइए बात करते हैं कि क्या क्या साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं अगर हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए, जब हम फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं या कोई गेम खेलते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स निकलते हैं। वो हॉर्मोन्स निकलने की वजह से हम खुश रहते हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस कम होता है। इसके अलावा देखिए, स्पोर्ट्स के थ्रू हम इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं, क्योंकि जब हम गेम खेलते हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जब हमें लगता है कि हम मैच हार जाएंगे, लेकिन फिर भी हम अपने आप को इमोशनली स्ट्रोंग रखते हैं और मैच को खेलते हैं ये सोचकर कि नहीं, अभी भी चांसेस है जीतने के। तो इस तरह से देखिए, इमोशनली हम स्ट्रोंग बनते हैं। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और महिलाओं की बात कर रहे हैं अभी हम, तो महिलाओं का कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं। तो अगर आप दो फीमेल्स को कंपेयर करेंगे, एक स्पोर्ट्स पर्सन है और एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, तो कॉन्फिडेंस लेवल में आपको फर्क दिखाई देगा कि जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही है वो ज्यादा कॉन्फिडेंस रख रही है अपने अंदर, उसके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। महिलाओं को ये फील होने लगता है कि हाँ, हमारी भी एक वैल्यू है, हमारी वर्थ क्या है, यानी कि महिला को लगता है कि हाँ, समाज में मैं खुद भी अपना एक नाम
बना सकती हूं, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। तो ये देखिए कुछ साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स जो हैं ये देखने को मिलते हैं। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके महिलाओं को सिर्फ फिजिकल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ही नहीं मिलते, उन्हें बहुत सारे सोशल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन के बारे में सीखती हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है आइए समझते हैं इसे। मान लीजिए कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट या फिर अपने स्टेट की तरफ से कोई स्पोर्ट खेलने जा रही हैं, तो आपके साथ आपके डिस्ट्रिक्ट या आपके स्टेट के और भी बहुत सारी टीम्स होंगी। तो आप आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जितनी ज्यादा हमारे स्टेट की टीम्स जीतेंगी तो हमारे स्टेट को उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो अपनी स्टेट की सभी टीम्स के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना के चलना, यही क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल सा बना के चलना। तो ये हैबिट आपके अंदर आ जाएगी। कम्युनिकेशन, अब जब आप स्पोर्ट खेलेंगी तो एक दूसरे से बात करना, अपनी टीम वाले से बात करना, दूसरी टीम वालों से बात करना, तो कम्युनिकेशन स्किल भी जो है अच्छे डेवलप हो जाते हैं। इंटर रिलेशनशिप्स, अब देखिए इसमें क्या है, जब आप स्पोर्ट खेलती हैं तो आपको अपनी टीम वालों के साथ बात करनी होती है। इससे क्या होता है कि आप एक दूसरे को अच्छे से जान पाते हैं, एक दूसरे की कमजोरियां जान पाते हैं, कोच आपकी कमजोरियों को जान पाएगा और उन्हें दूर कर पाएगा। तो इस तरह से इंटर रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं। कोऑपरेशन, देखिए कोऑपरेशन होता है कि एक दूसरे की हेल्प करना। तो एक टीम में आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी जो है टीम जीत पाएगी। तो ये फीलिंग आपके अंदर आने लगती है कि टीम को जिताना है तो कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। तो इस तरह की देखिए काफी अच्छी सोशल हैबिट्स आप सीख पाते हैं स्पोर्ट्स के थ्रू। इतने सारे बेनिफिट्स हैं देखिए स्पोर्ट्स के। तो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स में देखिए अब धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, और साथ ही बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया भी है, और वो दूसरी महिलाओं के लिए एक मिसाल के तौर पर जो है बनकर उभरी हैं, ताकि दूसरी महिलाएं भी उन्हें देखकर आगे बढ़ सके। जैसे कि आपके सामने कुछ एग्जांपल है, देखिए कर्नम मलेश्वरी जिन्होंने की पहला मेडल ओलंपिक गेम्स में जीता था इंडिया की तरफ से सिडनी ओलंपिक्स 2000 में। ऐसे ही मैरी कॉम देखिए, उन्होंने मेडल जीता बॉक्सिंग में लंदन ओलंपिक्स 2012 में। साइना नेहवाल, उन्होंने मेडल जीता बैडमिंटन में लंदन ओलंपिक्स 2012 में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे और कुछ मिस कर दिए हैं, मिस तो कर दिए क्योंकि इतने एग्जांपल्स हैं, इतनी सारी अच्छी महिलाएं, या यूं कह सकते हैं कि अब स्पोर्ट्स में महिलाएं इतना कुछ कर रही हैं कि ये पूरा का पूरा जो है हमारा चैप्टर भी छोटा पड़ जाएगा अगर हम उन सभी महिलाओं के बारे में बात करने लगे तो इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं। हमारे चैप्टर का अगला टॉपिक स्पेशल कंसीडरेशन। हमारे चैप्टर का अगला टॉपिक स्पेशल कंसीडरेशंस, मेनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। तो मेनार्क की बात करते हैं। देखिए मेनार्क क्या होता है कि जैसे जैसे फीमेल बड़ी होती है तो 12 या 13 साल के आसपास उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, और जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है तो उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है। जो पहली मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसे हम मेनार्क कहते हैं। और पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल का हो जाना एक तरफ से यह इशारा कर रहा है कि जो गर्ल है वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुकी है। जनरली जो है मेनार्क 13 साल की उम्र में होता है, 12 या 13 साल मान सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर गर्ल में मेनार्क जो है 13 या 12 साल में ही हो, या 12वें या 13वें साल में ही हो। इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, किसी में 11वें साल में भी मेनार्क हो सकता है, या फिर थोड़ा लेट भी हो सकता है, 14th या 15th ईयर में भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेनेटिकल, एनवायरमेंटल, बायोलॉजिकल या न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं जो इसको वेरी करवाते हैं। अगर हम बात करें एथलीट्स की जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो खास करके जिम्नास्टिक्स में, स्विमिंग में या रनिंग में, तो उनका मेनार्क जो है लेट होता है, यानी कि उनकी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल लेट स्टार्ट होती है एज कंपेयर टू जो इन स्पोर्ट्स को नहीं खेलते हैं। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके महिलाओं को सिर्फ फिजिकल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ही नहीं मिलते, उन्हें बहुत सारे सोशल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन के बारे में सीखती हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है आइए समझते हैं इसे। मान लीजिए कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट या फिर अपने स्टेट की तरफ से कोई स्पोर्ट खेलने जा रही हैं, तो आपके साथ आपके डिस्ट्रिक्ट या आपके स्टेट के और भी बहुत सारी टीम्स होंगी। तो आप आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जितनी ज्यादा हमारे स्टेट की टीम्स जीतेंगी तो हमारे स्टेट को उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो यही क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल सा बना के चलना। तो ये हैबिट आपके अंदर आ जाएगी। कम्युनिकेशन,
अब जब आप स्पोर्ट खेलेंगी तो एक दूसरे से बात करना, अपनी टीम वाले से बात करना, दूसरी टीम वालों से बात करना, तो कम्युनिकेशन स्किल भी जो है अच्छे डेवलप हो जाते हैं। इंटर रिलेशनशिप्स, अब देखिए इसमें क्या है, जब आप स्पोर्ट खेलती हैं तो आपको अपनी टीम वालों के साथ बात करनी होती है। इससे क्या होता है कि आप एक दूसरे को अच्छे से जान पाते हैं, एक दूसरे की कमजोरियां जान पाते हैं, कोच आपकी कमजोरियों को जान पाएगा और उन्हें दूर कर पाएगा। तो इस तरह से इंटर रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं। कोऑपरेशन, देखिए कोऑपरेशन होता है कि एक दूसरे की हेल्प करना। तो एक टीम में आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी जो है टीम जीत पाएगी। तो ये फीलिंग आपके अंदर आने लगती है कि टीम को जिताना है तो कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। तो इस तरह की देखिए काफी अच्छी सोशल हैबिट्स आप सीख पाते हैं स्पोर्ट्स के थ्रू। इतने सारे बेनिफिट्स हैं देखिए स्पोर्ट्स के। तो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स में देखिए अब धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, और साथ ही बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया भी है, और वो दूसरी महिलाओं के लिए एक मिसाल के तौर पर जो है बनकर उभरी हैं, ताकि दूसरी महिलाएं भी उन्हें देखकर आगे बढ़ सके। जैसे कि आपके सामने कुछ एग्जांपल है, देखिए कर्णम मल्लेश्वरी जिन्होंने की पहला मेडल ओलंपिक गेम्स में जीता था इंडिया की तरफ से, सिडनी ओलंपिक्स 2000 में। ऐसे मैरी कॉम देखिए, उन्होंने मेडल जीता बॉक्सिंग में लंदन ओलंपिक्स 2012 में। साइना नेहवाल, उन्होंने मेडल जीता बैडमिंटन में लंदन ओलंपिक्स 2012 में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। अब स्पोर्ट्स में महिलाएं इतना कुछ कर रही हैं कि ये पूरा का पूरा जो है हमारा चैप्टर भी छोटा पड़ जाएगा अगर हम उन सभी महिलाओं के बारे में बात करने लगे तो इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं। हमारे चैप्टर का अगला टॉपिक स्पेशल कंसीडरेशंस, मेनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। तो मेनार्क की बात करते हैं। देखिए मेनार्क क्या होता है कि जैसे जैसे फीमेल बड़ी होती है तो 12 या 13 साल के आसपास उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, और जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है तो उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है। जो पहली मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसे हम मेनार्क कहते हैं। और पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल का हो जाना एक तरफ से ये इशारा कर रहा है कि जो गर्ल है वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुकी है। जनरली जो है मेनार्क 13 साल की उम्र में होता है, 12 या 13 साल मान सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर गर्ल में मेनार्क जो है 13 या 12 साल में ही हो या 12वें या 13वें साल में ही हो। इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, किसी में 11वें साल में भी मेनार्क हो सकता है या फिर थोड़ा लेट भी हो सकता है, 14th या 15th ईयर में भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेनेटिकल, एनवायरमेंटल, बायोलॉजिकल या न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं जो इसको वेरी करवाते हैं। अगर हम बात करें एथलीट्स की जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो खास करके जिम्नास्टिक्स में, स्विमिंग में या रनिंग में, तो उनका मेनार्क जो है लेट होता है, यानी कि उनकी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल लेट स्टार्ट होती है एज कंपेयर टू जो इन स्पोर्ट्स को नहीं खेलते हैं। जैसा कि हमने अभी जाना कि मेनार्क का मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मेनार्क कहते हैं। चलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कुछ प्रोसेसेस कुछ समय के बाद फिर से रिपीट होते हैं, इसीलिए साइकिल कहा गया। साइकिल का मतलब क्या है कि जब कुछ प्रोसेस कुछ समय के बाद फिर से रिपीट हो तो हम उसके लिए साइकिल वर्ड यूज करते हैं। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है नॉर्मली 28 दिन का होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी फीमेल्स में 28 दिन का हो। कुछ फीमेल्स में 22 से लेकर 36 दिन तक का भी हो सकता है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें जब मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है जिसको हम पीरियड या फिर ब्लीडिंग भी कहते हैं, तो फीमेल की वजाइना से ब्लड और उसके यूटेरस से कुछ मटेरियल रिलीज होता है, और ये करीब 3 से 5 दिन तक होता है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये जैसे मैंने कहा कि हर 28 दिन के बाद रिपीट होती है नॉर्मली, और ये साइकिल कब नहीं होगी, मेनोपॉज और प्रेगनेंसी के दौरान। मेनोपॉज को समझते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि जब सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है कोई गर्ल तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है जिसे हम मेनार्क कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है, करीब 50 इयर्स के आसपास फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, यानी कि उसकी ओवरी में जो एग रिलीज होता है वो एग रिलीज होना बंद हो जाता है। यानी कि 50 साल की उम्र के बाद, लगभग 50 साल, जरूरी नहीं कि सभी में 50 साल ही हो, तो फीमेल में 50 साल के बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, ये जो ब्लीडिंग होती है ये भी नहीं होती है, कुछ नहीं होगा ये, तो यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ही नहीं जब 50 साल के बाद एज हो जाएगी फीमेल की।
या जब प्रेगनेंसी होती है तब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। कुछ वुमेन में देखा गया है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल या खास करके अगर हम बात करें मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उन फीमेल्स की परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। लेकिन कुछ फीमेल्स ऐसी भी है जिनकी परफॉर्मेंस एबिलिटी पे असर नहीं पड़ता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान। और कुछ फीमेल्स में देखा गया है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान एरोबिक कैपेसिटी और उनकी स्ट्रेंथ पे असर पड़ता है, जबकि कुछ पे नहीं पड़ता। और मेंस्ट्रुअल साइकिल या यूं कह लीजिए मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जब ब्लीडिंग वाला फेज स्टार्ट होने वाला है तो उससे पहले कुछ सिम्टम्स फीमेल में देखने को मिलते हैं, जैसे कि मूड चेंज, फ्लूइड रिटेंशन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, एब्डोमिनल पेन, हेडेक्स या फिर फटीग। जैसे कि हमने जाना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली 28 दिन की होती है या फिर कुछ फीमेल्स में 21 टू 36 या 35 डेज तक हो सकती है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल नहीं है तो उसे हम मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन कहते हैं। नॉर्मली होता क्या है, देखिए 21 या 35 दिन के बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 दिन से भी छोटी हो जाए या 35 दिन से ज्यादा समय लेने लग जाए तो हम कहेंगे कि मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन है। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, जो ब्लीडिंग होती है, या तो नॉर्मल से ज्यादा हैवी हो रहा है या फिर लाइट हो रहा है, तो वो भी मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन है। यानी कि नॉर्मली जैसा मेंस्ट्रुअल फ्लो होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, जितने समय में होना चाहिए उससे बहुत पहले हो जा रहा है या बहुत लेट तक साइकिल चल रहा है, तो वो सारा मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन है। जैसे हमने पढ़ा कि जो ब्लीडिंग है वो 3 से 5 दिन तक होती है, 6 दिन भी हो सकती है, लेकिन अगर 7 दिन से ज्यादा तक जो ब्लीडिंग है वो हो रही है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो मतलब मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन है। या फिर पीरियड के दौरान क्रैम्पिंग या वोमिटिंग हो, तो ये सब नॉर्मली नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ एबनॉर्मेलिटी आ रही है तो वो सारे मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन के जो है साइंस हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है देखिए उस पर असर पड़ सकता है, किस वजह से? स्ट्रेस, डाइट, हैवी एक्सरसाइज। तो इसलिए देखिए नॉर्मल रहे मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके लिए महिलाओं को ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट सही होना चाहिए, डाइट जो है वो काफी ठीक होनी चाहिए, जो कि होती नहीं है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो फीमेल्स हैं उनकी डाइट पे इतना ध्यान घर वाले देते भी नहीं है, तो डाइट पे बहुत ध्यान देना चाहिए। हैवी एक्सरसाइज की जाती है तो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर असर पड़ सकता है। और ये देखा गया कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इररेगुलरिटीज हैं, ये एथलीट्स में, जो फीमेल्स एथलीट या यूं कह लीजिए एथलेटिक स्पोर्ट्स खेलती है, उनमें ज्यादा इररेगुलरिटीज पाई गई हैं एज कंपेयर टू वो महिलाएं जो एथलेटिक गेम्स नहीं खेलती हैं। अब देखिए बात ये आती है कि महिलाएं जब इनकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है या फिर जब प्यूबर्टी सेक्शन, अब देखिए बात ये है, हमने अभी तक ये देखा कि जब महिलाएं गेम खेलेंगी, फिजिकल एक्टिविटी करेंगी, तो उससे मेंस्ट्रुअल साइकिल पर असर पड़ रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यहां तक कि देखिए इररेगुलर भी हो सकती है अगर फिजिकल एक्टिविटी की जा रही है, कुछ स्पोर्ट्स जो हैवी एक्सरसाइज वाले स्पोर्ट्स हैं, तो उसमें अगर फीमेल इंक्लूड हो रही है तो क्या किया जाए? महिलाओं को स्पोर्ट्स नहीं खेलना चाहिए? देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सारी फीमेल्स में ऐसा भी देखा गया है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और स्टडीज ये भी शो करती हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज करने से फीमेल में जो पेन होता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, वो पेन भी कम होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप मेंस्ट्रुअल इरेगुलर, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के चक्कर में महिलाएं जो है फिजिकल एक्टिविटीज बंद कर दें या फिर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि महिलाएं अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं तो उनको बहुत सारे सोशल, फिजिकल या साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि हमने जाना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली 28 दिन की होती है या फिर कुछ फीमेल्स में 21 टू 36 या 35 डेज तक हो सकती है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल नहीं है तो उसे हम मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन कहते हैं। नॉर्मली होता क्या है, देखिए 21 या 35 दिन के बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 दिन से भी छोटी हो जाए या 35 दिन से ज्यादा समय लेने लग जाए तो
तो हम कहेंगे कि मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन है। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, जो ब्लीडिंग होती है, या तो नॉर्मल से ज्यादा हैवी हो रहा है या फिर लाइट हो रहा है, तो वो भी मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन है। यानी कि नॉर्मली जैसा मेंस्ट्रुअल फ्लो होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, जितने समय में होना चाहिए उससे बहुत पहले हो जा रहा है या बहुत लेट तक साइकिल चल रहा है, तो वो सारा मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन है। जैसे हमने पढ़ा कि जो ब्लीडिंग है वो 3 से 5 दिन तक होती है, 6 दिन भी हो सकती है, लेकिन अगर 7 दिन से ज्यादा तक जो ब्लीडिंग है वो हो रही है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो मतलब मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन है। या फिर पीरियड के दौरान क्रैम्पिंग या वोमिटिंग हो, तो ये सब नॉर्मली नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ एबनॉर्मेलिटी आ रही है तो वो सारे मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन के जो है साइंस हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है देखिए उस पर असर पड़ सकता है, किस वजह से? स्ट्रेस, डाइट, हैवी एक्सरसाइज। तो इसलिए देखिए नॉर्मल रहे मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके लिए महिलाओं को ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट सही होना चाहिए, डाइट जो है वो काफी ठीक होनी चाहिए, जो कि होती नहीं है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो फीमेल्स हैं उनकी डाइट पे इतना ध्यान घर वाले देते भी नहीं है, तो डाइट पे बहुत ध्यान देना चाहिए। हैवी एक्सरसाइज की जाती है तो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर असर पड़ सकता है। और ये देखा गया कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इररेगुलरिटीज हैं, ये एथलीट्स में, जो फीमेल्स एथलीट या यूं कह लीजिए एथलेटिक स्पोर्ट्स खेलती है, उनमें ज्यादा इरेगुलरिटीज पाई गई हैं एज कंपेयर टू वो महिलाएं जो एथलेटिक गेम्स नहीं खेलती हैं। अब देखिए बात ये है, हमने अभी तक ये देखा कि जब महिलाएं गेम खेलेंगी, फिजिकल एक्टिविटी करेंगी, तो उससे मेंस्ट्रुअल साइकिल पर असर पड़ रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यहां तक कि देखिए इररेगुलर भी हो सकती है अगर फिजिकल एक्टिविटी की जा रही है, कुछ स्पोर्ट्स जो हैवी एक्सरसाइज वाले स्पोर्ट्स हैं, तो उसमें अगर फीमेल इंक्लूड हो रही है तो क्या किया जाए? महिलाओं को स्पोर्ट्स नहीं खेलना चाहिए? देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सारी फीमेल्स में ऐसा भी देखा गया है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और स्टडीज ये भी शो करती हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज करने से फीमेल में जो पेन होता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, वो पेन भी कम होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के चक्कर में महिलाएं जो है फिजिकल एक्टिविटीज बंद कर दें या फिर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि महिलाएं अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं तो उनको बहुत सारे सोशल, फिजिकल या साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स की, जो कि मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन से रिलेटेड है। तो पहले हम बात करेंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की। इसके बारे में हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का मतलब क्या? देखिए मेंस्ट्रुअल फ्लो होने से पहले जो फीमेल है उसे एंजाइटी, हेडेक, इरिटेशन, ये सब जो है सिम्टम्स होने लगते हैं। तो इन सिम्टम्स को अगर रिड्यूस करना है तो मॉडरेट एक्सरसाइज की जा सकती है, बैलेंस्ड डाइट, गुड स्लीप, रेस्ट, ये सब जो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को कम करने में हेल्प कर सकता है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो दूसरा डिसऑर्डर है वो है एमनोरिया। एमनोरिया को हम मिस्ड पीरियड्स या एब्सेंस ऑफ मंथली पीरियड भी कहते हैं। तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है मिस्ड पीरियड्स, यानी कि पीरियड हुआ ही नहीं, यानी कि जैसे कि हर मंथ पीरियड होता है या फिर यूं कह लीजिए मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, वो नहीं हुआ। तो प्राइमरी एमनोरिया और सेकेंडरी एमनोरिया दो तरह का होता है। देखिए प्राइमरी का मतलब क्या है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं हुई है, प्यूबर्टी आ गई है लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है। और सेकेंडरी एमनोरिया का मतलब क्या है कि जैसे कि हमने बात की, एमनोरिया का मतलब होता है मिस्ड पीरियड्स। तो पीरियड्स मिस हो रहे हैं, 3 मंथ से ज्यादा का समय हो चुका है, तो 3 मंथ या 3 मंथ से ज्यादा हो गया है और पीरियड्स मिस हो रहे हैं, तो ये सेकेंडरी एमनोरिया है और ये सबसे कॉमन तरह का एमनोरिया देखने को मिलता है। उसके बाद बात हम करेंगे डिसमेनोरिया की। तो इसमें क्या होगा? देखिए जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा तो काफी ज्यादा पेन होगा, नॉर्मली पेन होता है लेकिन ज्यादा पेन होगा और फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी होंगे। और इसके सिम्टम्स जैसे कि लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स का होना, टांगों में पेन होना, फैटीग, वीकनेस। अब हम बात करेंगे मेनरेजिया की। तो हैवी और लॉन्ग टर्म मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग,
जो नॉर्मली ब्लीडिंग होनी चाहिए उससे ज्यादा हैवी हो रहा है और लॉन्ग टर्म ब्लीडिंग हो रहा है, जैसे ब्लीडिंग 3 से 5 दिन का होना चाहिए ज्यादा समय तक हो रहा है, या फिर कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो रहा है जैसे नॉर्मली होता है वैसे नहीं हो रहा है। अब हम बात करेंगे पॉलीमेनोरिया की। इसका मतलब क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल काफी छोटी हो गई है। जैसे कि हमें पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 से 35 दिन तक की हो सकती है अलग अलग फीमेल्स में, और नॉर्मली ये 28 दिन की होती है। लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 दिन से भी छोटी हो गई है तो उसे हम पॉलीमेनोरिया कहेंगे। ओलिगोमेनोरिया किसे कहेंगे? देखिए, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ज्यादा लंबी हो गई, यानी कि 35 दिन के बाद या 35 दिन से बड़ी हो गई है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि नॉर्मली 21 से 35 दिन की होनी चाहिए थी और एवरेज ये 28 दिन की लगभग होती है। हम बात करेंगे मेट्रोरेजिया की, और इसमें क्या होगा, जैसे कि देखिए मिस्ड या फिर डिलेड या फिर एरेटिक पीरियड्स होंगे या फिर एबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न्स होंगे। और लास्ट हमारे पास है पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग। इसका मतलब क्या? देखिए, हमने मेनोपॉज की बात की थी। मेनोपॉज क्या होता है कि जब फीमेल की एज करीब 50 इयर्स के आसपास हो जाती है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, या यूं कह लीजिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, ब्लीडिंग नहीं होती है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? ब्लीडिंग हो रही है, मेनोपॉज हो चुका है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो भी नहीं होना चाहिए, ब्लीडिंग भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेनोपॉज के 1 साल के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, या यूं कह लीजिए कि मेनोपॉज हो चुका है और उसके 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, मेनोपॉज के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसे हम पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहेंगे। हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक फीमेल एथलीट ट्रायड, और इसके 3 फैक्टर्स, कंपोनेंट्स, या यूं कह लीजिए 3 इंटर रिलेटेड कंडीशंस हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, एमनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर्स। ट्रायड वर्ड सबसे पहले देखिए अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन द्वारा दिया गया 1992 में। अभी तक हमने ये पढ़ा कि स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से महिलाओं को बहुत सारे सोशल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन कुछ स्पोर्ट्स ऐसे भी हैं जो महिलाओं को ज्यादा मोटा होने नहीं देते, यानी कि महिलाओं को पतला रहना पड़ता है ताकि वो उस स्पोर्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकें, जैसे टाइकोंडो, जूडो, साइकिलिंग, ऐसे स्पोर्ट्स। तो इन स्पोर्ट्स में महिलाओं को अपना वेट ज्यादा नहीं बढ़ने देना होता है। इस प्रेशर की वजह से महिलाओं में फीमेल एथलीट ट्रायड हो सकता है। और इस फीमेल एथलीट ट्रायड के 3 कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, एमनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो इन्हीं तीनों के बारे में हमें इस टॉपिक में आगे डिटेल में पढ़ना है। फीमेल एथलीट ट्रायड के जो 3 कंपोनेंट्स हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर, इन्हें देखिए अब अलग नाम से भी जाना जाता है, तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑस्टियोपोरोसिस को लो बोन डेंसिटी, तो ऑस्टियोपोरोसिस की जगह हो सकता है एग्जाम में आपको लो बोन डेंसिटी देखने को मिले। ऐसे एमेनोरिया को देखिए अब डिसफंक्शन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इसकी जगह पे ये टर्म यूज करते हैं, और ईटिंग डिसऑर्डर की जगह पर लो एनर्जी अवेलेबिलिटी विद और विदाउट डिसऑर्डर्ड ईटिंग भी कहा जाता है, या फिर इस नाम से अब जाना जाता है ईटिंग डिसऑर्डर को। तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब बात करते हैं हम पहले कंपोनेंट की, ऑस्टियोपोरोसिस, जिसे अब लो बोन डेंसिटी के नाम से जाना जाता है, या फिर एग्जाम में आपको हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस की जगह अब लो बोन डेंसिटी देखने को मिले। अब ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है, देखिए बोन्स वीक हो जाती हैं। बोन्स क्यों वीक होती हैं? क्योंकि बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, या फिर इम्प्रॉपर बोन फॉर्मेशन की वजह से। ऑस्टियोपोरोसिस या लो बोन डेंसिटी के कारण क्या है? देखिए आपको इतना तो पता होगा कि हमारी बोन्स जो है कैल्शियम से मिलकर बनी होती है। कैल्शियम एक मेजर कंपोनेंट है बोन का। तो अगर कैल्शियम का इंटेक लो है तो लो बोन डेंसिटी हो सकती है। ईटिंग डिसऑर्डर्स, कुछ स्पोर्ट्स में हमें ज्यादा मोटा नहीं होना होता है, तो हम कुछ चीजों को अवॉइड करते हैं, कुछ चीजें नहीं खाते हैं, यानी कि हमारा खाना पीना बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है, तो उसकी वजह से भी लो बोन डेंसिटी हो सकती है। एमेनोरिया, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसमें हम ये देख चुके हैं कि एमेनोरिया का मतलब क्या है कि पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट होना, जबकि रिप्रोडक्टिव एज अचीव हो गई है, रिप्रोडक्टिव एज है, फिर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है। इसके अलावा देखिए अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है बॉडी में,
तो भी लो बोन डेंसिटी हो सकता है। और मीनोपॉज, महिलाओं में मीनोपॉज के बाद देखिए बोन डेंसिटी बहुत तेजी से गिरने लगती है। अफेक्ट्स देखिए, अगर ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो जो यंग फीमेल एथलीट्स हैं उनका कैरियर तक खराब हो सकता है, क्योंकि देखिए इससे बहुत सारे स्ट्रेस फ्रैक्चर्स या बहुत सारी और इंजरीज हो सकती हैं। और आपको पता है कि स्टार्टिंग में आपका जब करियर बन रहा है तब आप अगर इंजर्ड होते रहेंगे तो आपको बहुत सारे टूर्नामेंट्स मैचेस खेलने को नहीं मिलेंगे, जिससे फिर आपके बाकी कॉम्पिटिटर्स आगे निकल जाएंगे, फिर आपका उस लेवल तक पहुंच पाना या उनसे फिर कॉम्पीट कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। और जैसा कि आपको बताया गया था कि फीमेल एथलीट ट्रायड के तीनों कंपोनेंट्स आपस में देखिए इंटरलिंक्ड हैं। तो जैसे हमने देखा ओस्टियोपोरोसिस है, देखिए तो ओस्टियोपोरोसिस एमेनोरिया से लिंक है, ईटिंग डिसऑर्डर से भी ये लिंक है। देखिए तो इस तरह से एक कंपोनेंट ये वाला, इन दोनों कंपोनेंट्स जो हम फीमेल एथलीट ट्रायड की बात कर रहे हैं तो दोनों कंपोनेंट से आपस में लिंक है। ओस्टियोपोरोसिस के कुछ जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। तो जो फीमेल एथलीट्स हैं उन्हें अपनी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, तो फैमिली हिस्ट्री के थ्रू पता लग सकता है कि उनमें ओस्टियोपोरोसिस होने के चांस ज्यादा है या नहीं है। और साथ ही उनकी मेडिकल कंडीशन, क्योंकि कोई भी आपका मेडिकल कंडीशन जरूरी नहीं है, जैसे आपको एक बीमारी है तो उस बीमारी से सिर्फ जिस भी ऑर्गन की वो बीमारी है, जिस भी चीज की वो बीमारी है, वो सिर्फ एक ही ऑर्गन पर असर नहीं डालती है, शरीर के बाकी चीजों पर भी असर डालती है। तो मेडिकल कंडीशन भी अफेक्ट कर सकता है या फिर ओस्टियोपोरोसिस का कारण बन सकता है। तो फीमेल एथलीट ट्रायड का दूसरा कंपोनेंट है एमेनोरिया, और एमेनोरिया की जगह अब डिसफंक्शन ऑफ मेंस्ट्रुएशन टर्म यूज की जाती है। देखिए अगर फीमेल की नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है तो यह इशारा करती है कि उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ काफी अच्छी है, या यूं कह लीजिए कि वो हेल्दी है। और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम यूमेनोरिया भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं एमेनोरिया की। तो एमेनोरिया एक मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि एक गर्ल प्यूबर्टी वाली स्टेज पर पहुंच गई है, और हमें पता है कि प्यूबर्टी वाली स्टेज पर पहुंचने के बाद उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। लेकिन गर्ल प्यूबर्टी स्टेज पे पहुंचने के बाद भी उसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, या कोई ऐसी फीमेल जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती थी लेकिन अब 3 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है, तो इसे हम एमेनोरिया कहेंगे। इसके कारण देखिए लो बॉडी वेट, तो जैसा कि आपको बताया गया कि कुछ स्पोर्ट्स में महिलाओं को अपना वेट लो रखना पड़ता है, तो वो एमेनोरिया का एक कारण बन सकता है। एक्सेसिव एक्सरसाइज, और कुछ स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा रिगरस ट्रेनिंग होती है तो उसकी वजह से भी एमेनोरिया हो सकता है। स्ट्रेस इसका देखिए एक कारण है। कैसे? जब महिलाएं ज्यादा स्ट्रेस लेंगी तो उनके हाइपोथैलेमस की जो एक्टिविटी है उस पर असर पड़ेगा, और हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करवाता है। अगर स्ट्रेस होगा तो हाइपोथैलेमस सही से काम नहीं करेगा, उसकी एक्टिविटी सही से नहीं होगी, जिसकी वजह से जो हार्मोन्स का सही लेवल है वो नहीं होगा, यानी कि कम हार्मोन्स निकलेंगे या ज्यादा हार्मोन्स निकलेंगे। और जब अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको बताया गया कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन दो हार्मोन्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से हाइपोथैलेमस सही से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये दोनों हार्मोन्स का लेवल लो रहेगा और फिर एमेनोरिया हो सकता है। जो भी यंग फीमेल्स हैं देखिए उन्हें मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए, और किसी भी तरह का डिसऑर्डर है तो उसे जल्दी ही ट्रीट करवा लेना चाहिए, ठीक करवा लेना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि अगर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को इग्नोर किया गया तो महिलाओं में आगे चलकर ये बढ़ सकता है और फिर इसका ट्रीटमेंट 6 महीने 1 साल तक चल सकता है, जिससे जो भी फीमेल एथलीट्स हैं, जो भी फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो उनके करियर पर काफी असर पड़ सकता है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि एमेनोरिया की वजह से ओस्टियोपोरोसिस या लो बोन डेंसिटी भी हो सकता है। फीमेल एथलीट ट्रायड का तीसरा कंपोनेंट है ईटिंग डिसऑर्डर, जिसे अब रिप्लेस कर दिया गया है लो एनर्जी अवेलेबिलिटी विद और विदाउट डिसऑर्डर्ड ईटिंग से। तो जैसा कि हमने बात की, कुछ स्पोर्ट्स में महिलाओं को अपना वेट मेंटेन रखना होता है, ज्यादा वेट नहीं बढ़ने देना होता है, उन्हें थोड़ा पतला लगना होता है या पतला बने रहना पड़ता है, जिस वजह से वो काफी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करती हैं। और इस स्ट्रिक्ट डाइट के चक्कर में वो बहुत सारी ऐसी चीजों को खाना बंद कर देती हैं जो उनके लिए जरूरी होते हैं, और जिस वजह से उनकी बॉडी में कई बार ये हो जाता है कि जो कैलोरी इनटेक कर रही हैं वो
और जो एनर्जी का एक्सपेंडिचर है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है जबकि कैलोरी इनटेक कम हो जा रही है। तो इस स्ट्रिक्ट डाइट के चक्कर में उनका जो ईटिंग बिहेवियर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से उन्हें ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है और इससे उन्हें आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि अगर ईटिंग डिसऑर्डर रहेगा तो उन्हें ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, एमेनोरिया हो सकता है या फिर डिसफंक्शन ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो सकता है। तो हम इस चैप्टर में ईटिंग डिसऑर्डर के दो टाइप्स के बारे में बात करेंगे, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा तो ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें इंसान अपना वेट कम करने की कोशिश करता है और इतना कम कि नॉर्मल से भी वो कम अपना वेट कर लेता है, क्योंकि उसको एक गलतफहमी हो जाती है अपने वेट को लेकर कि उसको लगता है कि उसका वेट ज्यादा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, वेट इसका ठीक है लेकिन इसको लग रहा है कि इसका वेट ज्यादा हो गया है, या उसको डर लगा रहता है कि उसका वेट बढ़ जाएगा, जिस वजह से वो काफी स्ट्रिक्ट डाइटिंग करता है। बहुत सारी चीजें जो खानी चाहिए उसको खाना ही बंद कर देता है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है ताकि उसका वेट कम हो जाए, जिससे शरीर को काफी नुकसान पहुंचता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा के कुछ सिम्टम्स देखिए, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ब्लोटिंग, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, मसल वीकनेस एंड एंजाइटी। बुलिमिया नर्वोसा ये एक ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें पहले इंसान बहुत सारा खाना खा लेता है, क्योंकि कई बार खाते खाते उसका खाने पर कंट्रोल नहीं रहता है तो ज्यादा खा लेता है, लेकिन फिर उसको डर लगता है यार कि मेरा वेट बढ़ जाएगा, और फिर ज्यादा खाना खाने के बाद फिर वो कुछ अनहेल्दी तरीके अपनाता है कि उसका वेट कम हो जाए, जैसे कि वोमिटिंग, लैक्सेटिव्स का यूज करना, डायरेटिक्स का यूज करना या फिर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना। बुलिमिया नर्वोसा के कुछ सिम्टम्स देखिए, डेंटल प्रॉब्लम्स, डिहाइड्रेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है, वीकनेस, डिप्रेशन और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। तो फीमेल एथलीट ट्रायल टॉपिक पढ़ने के बाद हमें पता चल चुका है कि इसके तीनों कंपोनेंट्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अगर एक फीमेल एथलीट को सही गाइडेंस दी जाए, उसके कोच या उसके न्यूट्रिशनिस्ट उसको बताएं कि उसको कितनी एनर्जी इनटेक करने की जरूरत है उसके एनर्जी एक्सपेंडिचर के हिसाब से, तो अगर वो प्रॉपर बैलेंस डाइट ले तो फिर उसका वेट भी मेंटेन रहेगा, फिर उसे ये डर या फिर ये गलतफहमी भी नहीं होगी कि उसका वेट ज्यादा हो गया है, तो वो फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज भी नहीं करेगी। तो इससे होगा क्या, देखिए अगर अच्छी डाइट है, एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नॉर्मल रहेगी, यानी कि मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन से भी वो बची रहेगी। और अच्छी डाइट ले रही है, अच्छा न्यूट्रिशन हो रहा है, तो ओस्टियोपोरोसिस या लो बोन डेंसिटी की शिकायत भी नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आगे इसे शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो में कहां कमी रह गई है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में हम वो गलतियां ना करें जो आपको लगता है कि हम गलतियां कर रहे हैं।